Hello everyone. So today we are going to discuss the last part of our first chapter of history, class 10, the rise of nationalism in Europe. And in our today's class we are going to discuss about the making of Germany and Italy, how changes took place in Germany and Italy, and how the nationalist feeling and sentiments evolved in the people, and what were the things that brought change into the uh, into the world, and which brought the feeling of nationalism in Britain as well as Ireland. So let's start our today's discussion, which is on the rise of nationalism in Europe, the making of Germany and Italy. So we have already studied how French Revolution and Russian Revolution affected countries and gave a ray of hope to the world. So let's see what happened in Germany, how the movement of independence started in Germany, and how the war took place, and what was the process of nation building. So in Germany, what happened? The revolutionary movement was led by Otto von Bismarck. So Otto von Bismarck was the leader, and over a period of 7 years, 3 wars were fought by Germany to make Germany independent. जर्मनी को इंडिपेंडेंट करने के लिए 7 years के पीरियड पे 3 wars, 3 बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी. It was fought with Austria, Denmark and France. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इन तीनों ही लड़ाइयों में जर्मनी की जीत हुई, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड जर्मनी. जब जर्मनी की जीत हुई तो इन जनवरी 1871 एक लीडर की ज़रूरत थी. सो विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर. विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर बना दिया गया. अब प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग स्टार्ट हुआ. नेशनलिज्म की फीलिंग जो रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स के साथ उभर कर आई थी, तो उसे एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश की गई. मॉडर्नाइजिंग टेक्निक्स, मॉडर्नाइजिंग स्टेप्स यूज़ किए गए, जैसे नेपोलियन ने ट्राई किया था, बिल्कुल वैसे ही. So what were the techniques? They tried to bring Germany into some modern lines, and the emperor modernized the currency, banking system and legal system. मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न स्टेप्स की अगर बात करें जो वहाँ यूज़ किए गए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड जर्मनी. सो वहाँ पे क्या किया गया कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग सिस्टम और लीगल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज किया गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैंडर्ड मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी मेजर्स या जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे वो स्टैंडर्ड रखे गए. मतलब पूरी जर्मनी में हर जगह एक ही मेजर और एक ही प्रैक्टिसेस फॉलो किए गए थे. नाउ ये हुई थी जर्मनी की बात. अब इटली में क्या हुआ था? इटली, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इटली, उस वक्त इटली का जो नॉर्दर्न पोर्शन था, इट वाज अंडर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स. मतलब नॉर्दर्न पोर्शन पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का कब्जा था, ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था. साउदर्न पोर्शन में बॉर्बन डायनेस्टी का रूल था, एंड जो सेंट्रल पोर्शन था नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल बीच वाला, वहाँ पे पोप संभालते थे, पोप राजा थे वहाँ के. अपार्ट फ्रॉम दैट एक आइलैंड था छोटा सा, दैट वाज सार्डिनिया पिडमोंट. सो सार्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय द एक्चुअल रूलर ऑफ इटली, जो कि ये प्रोक्लेम करते थे कि इटली का राजा जो है वो हम ही हैं. सो जो इटालियन प्रिंसली हाउस था, मतलब जो इटली के रूलर थे एक्चुअली, वो सही मायने में वहाँ पे बस एक छोटे से आइलैंड को रूल कर रहे थे. हिज नेम वाज विक्टर इमैनुअल सेकेंड. सो विक्टर इमैनुअल सेकेंड
कहने को इटली के राजा थे, लेकिन उनका एक्चुअल राज जो चल रहा था वो बस एक छोटे से आइलैंड पे था, दैट वाज सार्डिनिया पेडमोंट. सो इटली वाज एट दैट टाइम before the unification, it was divided into 7 states and ruled by different rulers, as we have already discussed that in the northern portion it was ruled by Austria. In the central, Pope took the command, and in the southern portion it was ruled by Bourbon dynasty. सो इटालियन लैंग्वेज के भी बहुत सारे वेरिएशन, मतलब जो नेशनल लैंग्वेज था, जो इटली का एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए था, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन थे, रीजनल वेरिएशन थे, स्टेट वेरिएशंस थे. एंड द एक्चुअल रूलर was ruling only an island. एक छोटा सा रूलर, विक्टर इमैनुअल सेकंड, he was actually ruling only a small island. So how the unification of Italy took place? इटली को यूनिफाई कैसे किया गया? Several people played a role in this, and here are a few important one. सबसे पहले जो स्टार्टिंग बात आई थी वो थी गुसेप्पे मज़ीनी की. एंड गुसेप्पे मज़ीनी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. What was his belief? He believed that God has intended nations to be natural units of mankind. गुसेप्पे मज़ीनी ये बिलीव करते थे कि भगवान ने नेशन जो बनाया है, नेशन स्टेट जो बनाया है, वो मैनकाइंड के लिए, वो ह्यूमंस के लिए एक नेचुरल थिंग है, वो होना ही होना है, एंड यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट होना चाहिए. सो फॉर दिस ही मेड सीक्रेट सोसाइटीज़ इन 1831. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट ही फेल्ड इन हिज एफर्ट्स. लेकिन जितनी भी कोशिशें मज़ीनी ने की वो अपने एफर्ट्स में फ़ेल होते गए. अब क्योंकि मज़ीनी फ़ेल हो चुके थे, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है, मतलब इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी किस पे आई? वहाँ के राजा पे, विक्टर इमैनुअल सेकंड. विक्टर इमैनुअल सेकंड ने देखा कि अगर जर्मनी यूनिफाई होती है तो यूनिफाइड जर्मनी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी. सो इस चीज़ का, क्योंकि जो रूलर होते थे, जो किंग होते थे, वो सारा काम तो खुद करते नहीं थे, वो किसी ना किसी से करवाते थे. जो वो तो लीडर हैं ही, जो रूलर होते थे, जो किंग होते हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ टेकिंग डिसीजंस, बट द एक्चुअल वर्क इज़ डन बाय समवन एल्स ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस. सो इसी तरह से इमैनुअल सेकंड ने भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए जिम्मेदारी सौंपी किसे? टू हिज चीफ मिनिस्टर कैवोर. सो कैवोर, जो चीफ मिनिस्टर कैवोर थे, उनके फ्रांस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे. सो ही टुक हेल्प ऑफ फ्रांस एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया का राज कहाँ था? इटली में, नॉर्दर्न पोर्शन में. सो इन 1859 एक वॉर फाइट किया गया विद ऑस्ट्रिया एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, CM कैवोर, ही डिफीटेड ऑस्ट्रिया. एंड उसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट था, जो कि पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था, पोप ने वहाँ पे खुद ही दे दिया उसे. इट बाय इटसेल्फ गॉट यूनाइटेड विद द रेस्ट पार्ट ऑफ इटली. सो ही पोप हैंडेड ओवर द सेंट्रल पार्ट टू द किंग इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल. अब बचा क्या? सिर्फ साउदर्न पार्ट बचा हुआ था. साउदर्न पार्ट को जीतने की जिम्मेदारी दी गई गिसेप्पे गरिबाल्दी. सो गिसेप्पे गरिबाल्दी, सॉरी. एंड वाज ही वॉन द सपोर्ट ऑफ द लोकल. उसने क्या किया कि साउदर्न में जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी कहाँ की थी? स्पेन की थी. सो जब गरिबाल्दी साउथ की तरफ गए तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ के लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लिया एंड तब उनके साथ मिलके इन स्पेनिश रूलर्स, मतलब बॉर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी. ही फॉट वॉर विद द स्पेनिश रूलर्स इन द ईयर 1861. सो चीफ मिनिस्टर कैवर ने नॉर्थ को हरा दिया, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, नॉर्थ पे कब्जा कर लिया. पोप ने सेंट्रल पार्ट खुद
राजा को सौंप दिया। एंड जो साउथ था, साउथ में गिसेपे गारिबाल्दी ने बॉर्बन डायनेस्टी को हरा के साउथ पे भी कब्जा कर लिया। सो नाउ विक्टर इमैनुअल सेकेंड ही वॉज प्रोक्लेम द लीडर ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861। अब इटली जो है वो पूरे एक ही हाथों में थी, तो इसलिए विक्टर इमैनुअल सेकेंड को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। एंड देन लेकिन ऐसा होता था कि लड़ाई तो बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन हर किसी को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर लाइक दे हैव देयर ओन थ्योरीज। सो उस वक्त भी लोगों को दे वर नॉट मच अवेयर, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट की फीलिंग क्या होती है, नेशनलिस्ट आइडियाज़ क्या होते हैं, नेशनलिज्म होता क्या है, उस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं था। लड़ाई तो उन लोगों ने लड़ ली, लेकिन इन सब चीज़ों को लेके वो अवेयर नहीं थे। सो व्हाट दे बिलीव दैट दे डिडंट इवन हियर द वर्ड इटली, उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। सो व्हाट दे बिलीव दैट इट इज़ एक्चुअली ला तालिया, एंड ला तालिया इज़ द नेम ऑफ वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो लोगों का ये मानना था कि इटली कुछ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली ला तालिया। एंड ला तालिया कौन है? वो विक्टर इमैनुअल सेकेंड की वाइफ है, और हमने जो लड़ाई लड़ी है वो उन्हीं के लिए लड़ी है, उनको फ्री करने के लिए लड़ी है। अब we have already studied about Germany, how Germany got unified, and then followed by Italy. Now एक स्ट्रेंज केस था ब्रिटेन का केस इतना स्ट्रेंज क्यों था, कैसे था, कैसे, हाउ एंड वाई पोर्शन, वाई बिकॉज अभी तक हमने जितने भी नेशंस के बारे में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उसमें एक बात थी कि हर कंट्री में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुआ, वॉर हुआ, बट इन द केस ऑफ ब्रिटेन थिंग्स वर डिफरेंट। यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी गई, बहुत ही कम ब्लडशेड हुआ, खून खराबा बहुत कम हुआ। अब कैसे? फर्स्ट लेट्स सी हाउ ब्रिटेन वाज एट दैट टाइम। सो ब्रिटेन आइल्स कहते थे। सो ब्रिटेन आइल्स इट कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस एथनिक ग्रुप्स लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। ब्रिटेन में उस वक्त ब्रिटेन आइल्स कहा जाता था। ब्रिटेन आइल्स में बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स एंड स्कॉट एंड आयरिश। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये इंग्लिश लोग थे वो ग्रो करने लग गए। ग्रो इसलिए करने लगे क्योंकि दीज पीपल वे इन्वॉल्व इन ट्रेड, घूमते थे, बाहर जाते थे, आना जाना उनका लगा रहता था, एंड विद दैट दे वे अर्निंग मनी। सो ट्रेड में जितना पैसा वो कमाते थे, विद मनी पावर कम्स। सो उनके पास मनी था, उनके पास पावर था, एंड वो अपने आप को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सो धीरे धीरे पावर, मनी जो है ट्रेड के ज़रिए वो और पैसे कमाते गए एंड पावर अपने हाथ में लेते गए। एंड फाइनली इन द ईयर 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट जो था उसने मोनार्की से पावर सीज कर लिया, छीन लिया, एंड यहाँ पे जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन थी वो स्टार्ट हुई। इसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन द ईयर 1707, और ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन होने के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ। इसके बाद इट वॉज फॉलोड बाई in 1801 आयरलैंड was also incorporated in यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड को भी यूके के साथ जोड़ दिया गया। आयरलैंड की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। वाई? बिकॉज आयरलैंड वाज प्रीडोमिनेंटली कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। वहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप्स थे, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स मेजॉरिटी में थे, और प्रोटेस्टेंट्स ब्रिटेन में भी मेजॉरिटी में थे। सो जो ब्रिटिश या ब्रिटेन के जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पर कैथोलिक्स नहीं चाहते थे कि ये दोनों मिले।
सो हमेशा कैथोलिक्स जो है वो आप दोनों कंट्रीज़ के प्रोटेस्टेंट्स को मिलने से रोकते रहते थे. सो काफ़ी अटेम्प्ट्स किए कैथोलिक्स ने उन्हें रोकने के, लेकिन एक अटैम्प्ट और एक फाइनल अटैम्प्ट हुआ था 1798 में बाय वुल्फ टोन. सो वुल्फ टोन ने का जो अटैम्प्ट था वो फेल हो गया, एंड विद दिस फेल्ड अटैम्प्ट आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. इट वाज इन द ईयर 1801 जब आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट हुआ था. अब लड़ाइयाँ लड़ी गई, कंट्रीज़ को यूनिफाई किया गया, एंड जो कंट्रीज़ थे उनको फ्री किया गया. लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग थी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, नेशनलिज्म की, वो कैसे इनकॉर्पोरेट हुई. इट वाज बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को या फिर नेशन को या नेशनलिज्म की भावना को ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेट किया गया. लाइक विद द यूज़ ऑफ ब्रिटिश फ्लैग लाया गया विच वाज यूनियन जैक. नेशनल एंथम वाज मेड. नेशनल एंथम क्या था वहाँ का? गॉड सेव आवर नोबल किंग. एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे वहाँ पे यूज़ किया गया ब्रिटेन में. सो इन दिस वे ब्रिटेन को ब्रिटिश नेशन में कन्वर्ट किया गया. आफ्टर दैट अभी बहुत सारी चीज़ें थी. एक टाइम ऐसा होता था, वो टाइम ऐसा था कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग जब बढ़ावा दिया जाता था नेशनलिज्म की फीलिंग को, तो उस वक्त फीमेल फिगर्स को पर्सोनिफाई किया जाता था. फीमेल एलेगरी मीन्स फिगर विद सम हीरोइक क्वालिटीज़. जैसे हम इंडिया में क्या कहते हैं, भारत माता. हाउ वी हैव पर्सोनिफाइड इट इनटू अ फीमेल हीरोइक कैरेक्टर, फीमेल एलेगरी. सो इसलिए हम यूज़ करते हैं भारत माता. उसी तरह से फ्रांस के लिए जो फीमेल एलेगरी चुना गया था वो था मरियन. सो मरियन, ये फिगर जो आप इन द स्लाइड इट इज़ गिवन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, इट इज़ द फिगर ऑफ मरियन, एंड शी इज़ द फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस, एंड below it is the figure of Germania, who is the figure allegory of Germany. So इन फिगर्स में, या आप जब जर्मानिया की अगर फ़ोटो ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका अलग अलग सिग्निफिकेंस था, और ये सिग्निफिकेंस जो है वो नेशनलिज्म की भावना को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही थी. लाइक ब्रोकन चेन्स का मतलब था कि अब हम फ्री हैं, बीइंग फ्रीड. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, जो एक चेस्ट पे एक प्लेट है जर्मानिया के, उसमें एक ईगल का सिंबल भी बना हुआ है. व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ जर्मन एम्पायर. देन क्राउन ऑफ ओक लीव्स का एक क्राउन है जो जर्मानिया के सर पे है. So that is the significance of heroism, the heroic attribute. It is an heroic quality. जैसे female allegory is itself a figure with heroic qualities. तो ये वो चीज़ है इस कैरेक्टर में जो उसके heroism को दर्शा रहा है, दिखा रहा है. Then sword. If you see on the right hand of Germania, you can see a sword. That means we are ready to fight. एंड विद दैट स्वॉर्ड के साथ में एक ऑलिव ब्रांच भी है, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड. दैट मीन्स विलिंगनेस टू मेक पीस. मतलब हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर आप पीसफुली अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रेडी हैं. देन इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ जर्मानिया देयर इज़ अ फ्लैग, एंड द फ्लैग इज इन ट्राई कलर, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड. ये क्या है? ये फ्लैग है लिबरल नेशनलिस्ट का 1848 में. एंड इन द बैक इफ यू सी इट इज़ द रेज ऑफ द राइजिंग सन. दैट मीन्स इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा. सो दैट्स वाई जो ये फीमेल एलेगरी यहाँ पे लिया गया है एंड उस पर कंसिडर किया गया था, उसकी एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. इट सिग्निफाइड सम और अदर थिंग. Then
this is our last topic, which is nationalism and imperialism. So kahin na kahin in the whole chapter we have learned that something or other thing have come up, and in every revolution the feeling of nationalism and or the collective belongingness to a single national entity has been encouraged, has been come up. लेकिन इसके साथ क्या हुआ, नेशनलिज्म के साथ साथ इम्पेरियलिज्म भी राइज हुआ था. नेशनलिज्म मतलब नेशन के प्रति अपनी भावना कि यस हम सब एक नेशन को बिलोंग करते हैं, अगर इंडिया अच्छा है तो फिर बाकी कंट्रीज़ भी अच्छे हैं, ये नेशनलिज्म की भावना है. पर इम्पेरियलिज्म में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया अच्छा है, बाकी कंट्रीज़ अच्छे नहीं हैं. तो इससे क्या होता है, इनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. प्रॉब्लम्स कैसे, कंट्रीज़ लड़ेंगे आपस में, ऑब्वियसली देयर विल बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़. सो विद दिस नेशनलिस्ट टेंशन आफ्टर 1871 के बाद फिर नेशनलिस्ट टेंशन मतलब इम्पेरियलिज्म वाली ये जो फीलिंग थी इस चीज़ को लेके टेंशन्स और बढ़ गए थे. कहाँ पे, बल्कान एरिया में. अब बल्कान एरिया क्या है, बल्कान एरिया इज़ द रीजन ऑफ मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. दे आर सो मेनी कंट्रीज़. जो ये रीजन है वो उस समय बल्कान एरिया था. इट वॉज अंडर द ऑटोमन एम्पायर. वी हैव रेड अबाउट ऑटोमन एम्पायर दैट इट वॉज अ Muslim dominant empire. It was actually a Muslim empire. So बल्कान एरिया में क्या था, रूल था ऑटोमन्स का. और बल्कान में क्या था, बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे. इन अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को स्लेव्स कहा जाता था. तो जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ था, जब हार गया था, ऑटोमन्स हार गए थे एंड एम्पायर जो है वो पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था. तो उसके बाद फिर इन छोटे छोटे जो नेशंस थे इनका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. सो दे स्टार्टेड लाइक दिस स्मॉल नेशंस, दे स्टार्टेड अ स्ट्रगल दे फॉर देयर एग्जिस्टेंस. एंड बात तब बिगड़ गई जब इन छोटे छोटे नेशंस की स्ट्रगल में बड़े बड़े मेजर पावर्स आ गए, बड़े बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए. एंड दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म जहाँ इवॉल्व हुआ था, अब ये कहाँ चेंज हो गया, ये चेंज हो गया एंटी इम्पेरियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस में. कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होती गई एंड एंटी इम्पेरियलिज्म उनको भी समझ में आने लग गया कि ये इम्पेरियलिज्म जो है ये एक बहुत ही गलत भावना है. एंड कंट्रीज स्टार्टेड अपोजिंग इम्पीरियल डोमिनेशन. इम्पेरियलिज्म को वो अपोज करने लगे. और ये कंट्रीज़ और यहाँ पे ये आइडिया स्टार्ट हो गया, वो एक्सेप्ट करने लगे जो पहले से आइडिया था नेशन स्टेट का, दैट सोसाइटीज़ जो हैं उन्हें नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उन्हें बांध देना चाहिए. एंड दिस आइडिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो रहा था. एंड दे बिलीव दैट येस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इज इटसेल्फ अ नेचुरल थिंग, सो इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड. So this was the lesson, this was the chapter 1 of how the feeling of nationalism evolved. So in this entire chapter we only have to connect each and every phenomenon with how the nationalist feeling or the collectiveness, the feeling of collectiveness, it came into being for each and every country of Europe. So here comes the end of chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Thank you everyone.